हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों, और प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हमें किन किन स्रोतों की ज़रूरत पड़ी थी दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था दोस्तों कि प्राचीन इतिहास को समझने के लिए 4 तरह के स्रोत देखे थे दोस्तों। पहला था दोस्तों धार्मिक ग्रंथ, दूसरा था दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा था दोस्तों विदेशियों का विवरण और चौथा था दोस्तों पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब बात करें दोस्तों उसी वीडियो को आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और आज हम समझेंगे दोस्तों कि धार्मिक ग्रंथ से हम कैसे ऐतिहासिक बातों को समझ सकते हैं और प्राचीन इतिहास को किस तरीके से हम धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत हमें निम्नलिखित चीज़ें मिलती है दोस्तों। सबसे पहले चीज़ें क्या मिलती है दोस्तों? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांत, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्यक, और 1 से लेकर 8 तक दोस्तों इसे वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। और जैन साहित्य दोस्तों जिसमें आगम जैसी चीज़ों को पढ़ते हैं दोस्तों, और बौद्ध साहित्य में जातक और त्रिपिटक जैसी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो जो वेद है दोस्तों, वेद का ही दूसरा रूप ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। पुराण दोस्तों जिसमें ऐतिहासिक कहानियाँ दी गई है दोस्तों। वेदांग, वेद को समझने के लिए ही वेदांग को लाया गया है दोस्तों। उपनिषद है दोस्तों, स्मृति ग्रंथ है दोस्तों, धर्मसूत्र है दोस्तों। और बात करें दोस्तों अरण्यक, तो जिसे अरण्यक जो है दोस्तों इसे जंगलों में बैठ के लिखा गया है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य का सबसे पहला पोर्शन है दोस्तों वेद। तो हम वेद को समझते हैं दोस्तों। अब जानेंगे दोस्तों कि वेद क्या है और वेद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो वेद तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद दोस्तों। ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है दोस्तों कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, या फिर विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वेद। और वेद के संकलनकर्ता कौन है दोस्तों? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। अब बात करें दोस्तों तो वेद के रचयिता नहीं होते दोस्तों। वेद के रचयिता इसलिए नहीं होते दोस्तों क्योंकि वेद को किसी एक ने नहीं लिखा है दोस्तों। वेद को बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है दोस्तों। कुछ बातें ए ने लिखा, कुछ बातें बी ने लिखा, कुछ बातें सी ने लिखा और कुछ बातें डी ने लिखा। तो इसी सारे चीज़ों को कंपाइल करके महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने वेद का निर्माण किया दोस्तों। इसीलिए वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास कहलाए दोस्तों। अब दोस्तों बात करें तो वेद को हम लोग 4 प्रकार से पढ़ते हैं दोस्तों। वेद 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो पहला है वेद के टाइप में, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद दोस्तों जो ऋग्वेद का ही सिंगिंग फॉर्म है दोस्तों, या फिर गाने वाला फॉर्म है दोस्तों। और यजुर्वेद दोस्तों जिसमें यज्ञ और कर्मकांड की बातें कही गई है दोस्तों। और अथर्ववेद है दोस्तों। तो वेद के प्रकार से भी क्वेश्चन ये बन जाते हैं दोस्तों कि सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है दोस्तों? तो अथर्ववेद है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे ऋग्वेद की बात करते हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद की बात करें दोस्तों तो इसमें हम सबसे पहले बात ये करेंगे दोस्तों कि ऋग्वेद का अर्थ क्या है दोस्तों। तो ऋग्वेद का अर्थ का बात करें दोस्तों तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं दोस्तों। ऋचाओं का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो ऋचाओं का मतलब ये हुआ दोस्तों, इसे हम छोटे दोहे के तौर पे समझ सकते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं दोस्तों। कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा इज नॉन एज ऋग्वेदा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद का विभाजन किस तरीके से किया गया है दोस्तों। ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। तो बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद के विभाजन की बात करें दोस्तों तो इसमें 10 मंडल है दोस्तों ऋग्वेद में, या 10 मंडल को हम 10 चैप्टर के तौर पे समझ सकते हैं दोस्तों कि ऋग्वेद में 10 चैप्टर है दोस्तों। तो और क्या है दोस्तों ऋग्वेद में? तो और दोस्तों 1028 सूक्त है दोस्तों ऋग्वेद में, और 10,462 ऋचाएं हैं दोस्तों। अब 10,462 ऋचाओं में दोस्तों बात करें तो सबसे ज़्यादा ऋचाओं मतलब 250 ऋचाओं का जो है
इंद्र देवता को समर्पित है दोस्तों। जो 10,462 ऋचाएँ हैं, इसमें अधिकतर ऋचाएँ जो 250 ऋचाएँ हैं वो इंद्र देवता को समर्पित है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो इंद्र देवता थे दोस्तों। और दूसरे दोस्तों 200 ऋचाओं का जो समर्पित किया गया है दोस्तों वो अग्नि देवता को किया गया है दोस्तों। इससे हमें यह पता चलता है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में जो दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्नि देवता थे दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? होत्री कहते हैं दोस्तों। जो ऋग्वेद की पढ़ाई करता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो ये हो गया दोस्तों ऋग्वेद का परिचय दोस्तों। अब हमें ये जानना है दोस्तों कि आखिर ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद से हमें सबसे पहला जानकारी ये मिलता है दोस्तों कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है दोस्तों। बात करें दोस्तों तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस के बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों आर्यन, तो ये आर्यन कौन थे दोस्तों? तो ये जो आर्यन थे दोस्तों ये वही थे दोस्तों जो मध्य एशिया से भारत आए थे और इन्होंने ही दोस्तों वैदिक सभ्यता का विकास किया था दोस्तों। वैदिक सिविलाइजेशन का जो स्टैब्लिश है दोस्तों वे आर्यों ने ही किया था दोस्तों। और वैदिक सभ्यता में ही वेद का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों निश्चित तौर पे कि जब हम वेद पढ़ते हैं दोस्तों तो इसमें हमें आर्यों की जानकारी जरूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि वैदिक सभ्यता का विकास करने वाले ये आर्य लोग ही थे दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करें दोस्तों ऋग्वेद की, तो जो ऋग्वेद का जो विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल है दोस्तों उसमें दोस्तों गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है दोस्तों। एग्जाम में इससे सवाल बहुत बार बन चुका है दोस्तों कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया दोस्तों? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों जो गायत्री मंत्र का वर्णन जो किया गया है दोस्तों ये किस भगवान को समर्पित है दोस्तों? तो ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है दोस्तों। अब 8वें मंडल की बात करें दोस्तों तो 8वें मंडल में क्या है दोस्तों? तो 8वें मंडल में ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन ऋचा, यानी हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है दोस्तों। इनसे भी सवाल बनता है दोस्तों कि हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है दोस्तों? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। और हस्तलिखित ऋचाओं को जो वर्णन किया गया है दोस्तों उसे ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उसे खिल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि हस्तलिखित ऋचाओं के वर्णन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऋग्वेद में खिल कहते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन ऋचा इज नॉन एज खिल इन ऋग्वेदा। इस तरीके से दोस्तों बात करें आगे दोस्तों तो आगे बात करते हैं दोस्तों 9वें मंडल की। तो 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है दोस्तों। इनसे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में किया गया दोस्तों? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो सोम देवता का दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मंडल ऋग्वेद का 10वां मंडल जो चातुर्स्य वर्ण समाज की बात करता है दोस्तों। 10वें मंडल में 4 वर्ण सोसाइटी की बात कर गई दोस्तों। 4 वर्ण सोसाइटी कौन कौन है दोस्तों? तो फर्स्ट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये जो विभाजन किया गया है दोस्तों 4 वर्णों का, ये जन्म के आधार पर नहीं किया गया दोस्तों, ये कर्म के आधार पर किया गया है दोस्तों। और कर्म के आधार पर जो इसका विभाजन किया गया दोस्तों इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो ये धर्मसूत्र नामक किताब से मिलती है दोस्तों। और इसी में कहा गया है दोस्तों कि जो शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा दोस्तों वो ब्राह्मण होगा, जो रक्षा से जुड़ा हुआ होगा वो क्षत्रिय होगा, और जो व्यापार से जुड़ा होगा वो वैश्य होगा, और जो सेवा से जुड़ा होगा वो शूद्र होगा। ये सारी बातें धर्मसूत्र नामक किताब से देखने को मिलती है दोस्तों। और इसमें इनके संपूर्ण कार्यों का उल्लेख है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो दोस्तों अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ दोस्तों तो अगर मैं शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ दोस्तों तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा दोस्तों। अगर मेरा बेटा रक्षा का कार्य करे दोस्तों तो वो क्षत्रिय कहलाएगा दोस्तों। और उसका बेटा अगर व्यापार का कार्य करे दोस्तों तो वो वैश्य कहलाएगा दोस्तों। और उसका बेटा अगर सेवा का कार्य करेगा दोस्तों तो वो शूद्र कहलाएगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों आगे तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में बात करें दोस्तों तो वैदिक साहित्य में जो प्राचीन इतिहास का साधन है दोस्तों उसमें अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण
का नाम आता है दोस्तों। अब बात सवाल उठता है दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण का नाम कैसे आता है दोस्तों? ऋग्वेद के बाद तो सामवेद होना चाहिए दोस्तों। तो बात करें दोस्तों तो सबसे पहले ऋग्वेद आया दोस्तों, ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद और यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। लेकिन दोस्तों ऋग्वेद और सामवेद के बीच के काल में एक और ग्रंथ का निर्माण हुआ दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं शतपथ ब्राह्मण दोस्तों। और शतपथ ब्राह्मण का निर्माण ऋग्वेद और सामवेद के बीच में हुआ, इसलिए वैदिक साहित्य में दोस्तों ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ऋग्वेद में बहुत सारे मंडल हैं, बहुत सारे सूक्त हैं और बहुत सारे ऋचाएं हैं। तो इन ऋचाओं को कैसे याद किया जाए? तो इन ऋचाओं को याद करने के लिए इसे गाने के रूप में ढाला गया, और जिसमें गाने के रूप में ढाला गया वो है सामवेद। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सामवेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो सामवेद गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। सामवेद में गाए जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएं हैं दोस्तों वो सभी ऋचाओं को म्यूजिक फॉर्म में सामवेद में लिखा गया है दोस्तों। और क्योंकि सबसे पहले गाने की चर्चा, सबसे पहले संगीत की चर्चा हमें सामवेद में देखने को मिलता है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक इज सामवेद। अब बात करें दोस्तों तो जो सामवेद को पढ़ता है या फिर सामवेद में लिखी ऋचाओं को जो गाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे उद्रात्री बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? उद्रात्री बोलते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यजुर्वेद की। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन है। क्या है दोस्तों? वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन। कर्मकांड मतलब रीति रिवाज की बातें हैं इसमें, कैसे क्या होती है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो इसके जो पाठ करता है दोस्तों, इसके पाठ करता क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्धवायु। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्धवायु। जो यजुर्वेद का पाठन करता है या जो यजुर्वेद को पढ़ता है दोस्तों तो उसके पढ़ने वाले को बोलते हैं अर्धवायु दोस्तों। और इसमें सबसे पहले बात क्या की है दोस्तों? तो वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन है। किसमें दोस्तों? यजुर्वेद में। कंपाइलेशन ऑफ वैदिक रिचुअल रूल्स, इसमें रीति रिवाज के बारे में बात की गई है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो यजुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है दोस्तों। ये गद्य में भी है, पद में ही दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है दोस्तों कि इट इज बोथ इन प्रोज एंड वर्स दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अथर्ववेद की, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तो अथर्ववेद सबसे आखिरी में रचित वेद है। इसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर दिया था दोस्तों कि सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है दोस्तों, और सबसे आखिरी का जो वेद है वो अथर्ववेद है दोस्तों। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इसे एक फिगर के तौर पे समझाया है दोस्तों। सबसे पहला क्या है दोस्तों? ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है और चौथा अथर्ववेद है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो अथर्ववेद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो अथर्ववेद के रचयिता है अथर्वा ऋषि दोस्तों। और अथर्वा ऋषि ने ही इसे रचित किया दोस्तों, इसीलिए अथर्वा ऋषि के नाम पे ही इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों तो अथर्ववेद से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं दोस्तों। क्या क्या जानकारियां मिलती है दोस्तों? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो अथर्ववेद से हमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि के बारे में जानकारियां मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? तो डिजीज प्रिवेंशन, तंत्र मंत्र, विच क्राफ्ट, मैरिज etc आदि के बारे में हमें जानकारियां मिलती है दोस्तों। दूसरी बात करें दोस्तों तो सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास के बारे में अथर्ववेद में हमें जानकारियां मिलती है। कॉमन मैन्स बिलीफ्स एंड सुपरस्टिशंस के बारे में हमें जानकारियां मिलती है दोस्तों। अगला अथर्ववेद में क्या जानकारी दिया गया दोस्तों? तो अगला जानकारी दिया गया दोस्तों सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा और समिति दोस्तों, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां हम सभा और समिति के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि सभा और समिति राजा के सहयोग के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। तो अथर्ववेद से हमें क्या पता चलता है दोस्तों? तो अथर्ववेद से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा एंड समिति कंसिडर्ड टू डॉटर ऑफ प्रजापति। अब आगे बात करें दोस्तों तो अथर्ववेद में ही कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है दोस्तों। क्या की गई दोस्तों?
तो कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है दोस्तों, ब्लेस्फेमी ऑफ द बर्थ ऑफ गर्ल्स दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हम देख रहे हैं दोस्तों, जब शुरुआत में ऋग वैदिक काल की बात करें दोस्तों, तो उस समय समाज कितना खुला हुआ था, समाज बहुत ओपन था दोस्तों। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, तो समाज की विचारधारा में संकुचन होने लगा है दोस्तों, समाज पूरी तरीके से संकुचित होने लगी है दोस्तों। तो इस तरीके से हम वेद को समझ गए दोस्तों, और वेद के प्रकार को भी समझ गए दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक साहित्य के और सारे टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सारे टॉपिक। उसके बाद जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है दोस्तों। बाय।